अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू रिस्पायरेटरी फेलियर। ठीक है, अब रिस्पायरेटरी फेलियर ये होता है ना कि अब जो लंग्स होते हैं ना वो हमारे पास या तो बिल्कुल भी हमारे पास जो होते हैं वो वेंटिलेशन जो होते हैं वो प्रॉपरली कर नहीं पा रहे होते। ठीक है, और एबीजीज़ का लेवल जो होता है वो भी नॉर्मली मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, पेशेंट जो है वो वेंटिलेशन नहीं कर पा रहे। ठीक है, प्रॉपरली, जिसकी वजह से क्या होता है आपका एबीजी का लेवल जो होता है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, अब देखो वेंटिलेशन तो यही होती है कि आपका अंदर जाएगा, एक्सचेंज होगी, फिर बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से आपके एबीजीज़ का लेवल जो होगा वो मेंटेन्ड हो जाएगा। एबीजीज़ में आपकी क्या क्या चीज़ आ जाती है, एक आपका ऑक्सीजन आ जाता है, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और एक आपका बाइकार्बोनेट आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम रिस्पायरेटरी फेलियर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ना जो एबीजीज़ है ना, इसमें हमारे पास एक तो हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन करना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन करना होता है और एक पीएच मेंटेन करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो नॉर्मली हमारे पास होता है ना वो 70 to 100 के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन हम पेशेंट को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं 92 से ऊपर है तो अच्छा है, अगर 92 से नीचे जा रहा है तो मतलब कि वो पार्शियल प्रेशर कम हो गया है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है नॉर्मल वो 35 to 45 mmHg है। ठीक है, 35 to 40 बेसिकली। ठीक है, अच्छा, अब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना हमारे पास is the amount of oxygen that is present in the blood available to be binded with the hemoglobin। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इज बेसिकली वो ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में जो हीमोग्लोबिन के साथ ईजिली बाइंड कर सकता है, और ये फ्री ऑक्सीजन है, अभी हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ ये है कि उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि हमारे ब्लड में 100 ऑक्सीजन हैं। ठीक है, तो 100 ऑक्सीजन अच्छी बात है ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकते हैं, तो दैट्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग सेचुरेशन की बात करें ना, जो बेसिकली हम लोग पल्स ऑक्सीमेट्री से मालूम करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली ये होता है ना कि हमारे पास कितना ऑक्सीजन हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ ऑलरेडी बाइंड हो चुका है। ठीक है, या कितना ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया है। ठीक है, तो अब ये द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑलरेडी बाइंडेड विद द हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब सेचुरेशन जो है ना वो हमारे पास नॉर्मली कितनी मैंने बता भी दी है, वो हमारे पास 75 से 100 के बीच में होनी, नहीं सॉरी, सेचुरेशन नॉर्मली जो है अगर हमारे पास 100 होगी, ठीक है, तो हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है ना इट शुड बी बिटवीन 75 टू 100 के बीच में। ठीक है, सेचुरेशन 100 होनी चाहिए। ठीक है, और जो पार्शियल प्रेशर है वो आपका 75 से 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर आपकी सेचुरेशन जो है मैंने कहा 100 थी पहले, ठीक है, अगर ये 80 पे ड्रॉप किया है, ठीक है, तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर 60 पे चला जाएगा। ठीक है, अगर सॉरी अगर हमारे पास सेचुरेशन ने 90 पे ड्रॉप किया है तो पार्शियल प्रेशर 60 पे चला जाएगा, अगर इसने 80 पे ड्रॉप किया है तो पार्शियल प्रेशर 40 पे चला जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें ना तो हमारे पास रिस्पायरेटरी फेलियर दो टाइप के होते हैं, एक टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर होता है और एक टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर होता है। ठीक है, अच्छा, अब टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर में बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास जो लोकल एरिया होता है ना, जैसे ये मैंने इस एरिया को ब्लैक किया हुआ है, ठीक है, तो इस एरिया की वेंटिलेशन में बेसिकली मसला होता है टाइप 1 में। ठीक है, ऑब्वियसली अगर इस एरिया में हमारे पास वेंटिलेशन में मसला होगा तो आपका जो है वो हाइपोक्सिया तो हो जाएगा पेशेंट में, क्योंकि ऑब्वियसली एक पहले पूरा इतना बड़ी जगह थी जो ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर पा रही थी, अब इतनी सी जगह जो ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर पा रही है और जो ये रह गई है ये काली वाली ये नहीं कर पा रही, तो अब बंदा हाइपोक्सिया में चला जाएगा। लेकिन पेशेंट जो है वो नॉर्मोकैप्निया में होगा। नॉर्मोकैप्निया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, मतलब ज़्यादा नहीं होगा बॉडी में। क्यों नहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज हो, मतलब वो जल्दी रिलीज़ हो जाएगा, बेसिकली सिंपल इज दैट। ठीक है, तो इसको आप टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर कहते हो। अब टाइप 2 में कि बेसिकली क्या होता है ना, हमारे पास टोटल वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो हाइपोक्सिया में भी चला जाता है और हाइपर कैप्निया में भी चला जाता है, तो दिस इज़ द टाइप 2 रेस्पायरेटरी फेलियर। ठीक है, अच्छा जी, अब एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ ना तो एक पेशेंट आया है, ठीक है, जिसका हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास आया है 50। ठीक है,
विच इज़ और पार्शियल प्रेशर की मैंने नॉर्मल वैल्यू कितनी बताई थी, 75 से 100 के बीच में बताई थी, ठीक है। तो पेशेंट आया जिसकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो आई है 50 आई है, ठीक है, जो हमारे पास एबनॉर्मल है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर है वो हमारे पास 60 आई है, वो भी हमारे पास एबनॉर्मल है, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन भी हमारे पास कम है, तो हाइपरकैप्निया और हाइपोक्सिया में है, तो टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर। अब एक पेशेंट आया है जिसकी हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 59 है, ठीक है। 59 मतलब कि हमारे पास हाइपोक्सिया में है, क्योंकि हमें 75 से ऊपर ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास 35 टू 45 के बीच में नॉर्मल होता है, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है, तो नॉर्मल कपनिया में है, तो टाइप 1 रिस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है। अब कॉजेज़ की अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास इसमें कॉजेज़ ऑफ टाइप 1 रिस्पिरेटरी फेलियर की अगर हम बात करें, तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया, दैट्स बेसिकली फरहान्स कैप, ठीक है। फरहान से हमारे पास, एफ से हमारे पास आ जाएगा फाइब्रोसिस, सी से हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक सीओपीडी है, ठीक है, और एक आपके पास से आ जाएगा लोबार कोलैप्स, ठीक है, लोबार कोलैप्स, ठीक है, लोब का बेसिकली कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। फिर ए से हमारे पास दो चीज़ें एआरडीज आ जाते हैं, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और एक जो है इसकी वजह से ए से हमारे पास आ जाता है एक्यूट एस्थमा, और फिर पी है, पी से हमारे पास आ जाएगा निमोनिया, ठीक है। तो फरहान्स कैप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर है, तो इसकी कॉजेज़ को याद करने के लिए एक निमोनिक है विच इज़ दी नाकुक, ठीक है। अब नाकुक से एन से हमारे पास आ जाएगा नारकोटिक ड्रग्स, ए से हमारे पास एक्यूट सवेर अस्थमा, उसमें तो एक्यूट अस्थमा रहता है, अब इसमें एक्यूट सवेर अस्थमा। फिर इसके बाद सी से हमारे पास जो है वो सीओपीडी आ जाएगा, लेकिन एक्यूट एक्सेजर्बेशन ऑफ सीओपीडी आ जाएगा। फिर यू से हमारे पास अपर रिस्पिरेटरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएंगी, और के से हमारे पास काइफो सिलिकोसिस आ जाएगा, ठीक है। और जो नाकुक्स कर लेते हैं ना, एस भी डाल देते हैं, तो एस से हमारे पास स्लीप एपनिया आ जाएगा, ठीक है। या तो आप एक ही ऊपर 3 डाल दो, ठीक है, तो आपका वो भी पूरा हो जाता है, ठीक है, 2 डाल दो, 2 बेसिकली, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। डायग्नोसिस हम लोग क्या करते हैं, देखो, जो सेचुरेशन है ना, वो तो हम इजीली मॉनिटर कर लेते हैं, हमारे पास घर में पल्स ऑक्सीमीटर होता है, छोटी सी डिवाइस होती है, वो आप लोग उंगली पे लगाते हो, उससे आपको जो आपका ऑक्सीजन की सेचुरेशन होती है, कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड है, तो आपको पता लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ABG इटसेल्फ मालूम करना है, तो वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। ब्लड का सैंपल लेने के बाद या तो हमने उसको डायरेक्टली हम लोगों ने फ़ौरन के फ़ौरन हम लोगों ने उसकी एनालिसिस करनी है, और उसमें हम लोगों ने ABGs का लेवल देखना है, ठीक है। अगर आप फ़ौरन के फ़ौरन एनालिसिस नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको आइस में रख लेना है, ठीक है, मतलब उसको ठंडा रखना है ब्लड को, कि मेटाबॉलिज्म ना हो और आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारी चीज़ें सलामत रहें, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है कैप्रोग्राम, ठीक है। कैप्रोग्राम जो होता है ना, उसके ज़रिए जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं, और हमारे पास चेस्ट एक्सरे भी होते हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। देखो, मैनेजमेंट टाइप 1 है, टाइप 1 में लोकल हमारे पास प्रॉब्लम थी, ठीक है, लोकल एरिया में वेंटिलेशन में प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस हाई फ्लो ऑक्सीजन दे देना है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट रिलीव हो जाएगा। अब टाइप 2 जो है ना, उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है, ठीक है। एयरवे मेंटेन हो गया, फिर इसके बाद जो कॉज है, स्पेसिफिक कॉज है टाइप 2 की, हम लोगों ने डिफरेंट कॉजेज बताई थी, सिलिकोसिस थी, या हमारे पास एक्यूट सेवियर अस्थमा था, या हमारे पास नार्कोटिक ड्रग्स थी, वो चीज़ें हमने उनको ट्रीट करना है, बेसिकली स्पेसिफिक कॉज को हमने ठीक करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने फिजियोथेरेपी देनी है, ठीक है, और फेरेंजियल सेक्शंस भी करवानी है, ठीक है। फिजियोथेरेपी मतलब पेशेंट को हमने जो आपकी रिस्पायरेटरी मसल्स हैं उनको यूज़ करने का तरीका बताना है, और आपने एक्सरसाइजेज बतानी है, और फेरेंजियल सक्शंस वगैरह करानी है, ठीक है, जिसका आपका पेशेंट आपका इम्प्रूव करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने नेबुलाइज़र यूज़ करना है, जिसके ज़रिए आपके जो एयरवे हैं ना, जो बंद हो चुके थे, उसको आप खोल दोगे, ठीक है। अच्छा, फिर आप जो है ऑक्सीजन थेरेपी पे प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी में आप क्या करते हो कि आप स्टार्ट विद 24% वेंचुरी मास, ठीक है, और जो फिर एम फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन 52 mmHg, ठीक है, वेंचुरी मार्क्स यूज़ करते हो, ठीक है, और 24%, और आप जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा ये एम होता है
कि वो 52 mmHg से ज़्यादा हो, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स देते हो कि इन्फेक्शन ना हो जाए, और डायरेटिक्स देते हो ऑब्वियसली कि फ्लूइड वगैरह जो है वो प्रॉपर्ली आपकी बॉडी से एलिमिनेट होता जाए और एडेमा वगैरह ना हो, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द रेस्पिरेटरी फेलियर एज वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।